वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लॉन जॉब चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जिसको स्टूडेंट बहुत हार्ड मानते हैं, बहुत ही टफ मानते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको समझोगे तो सबसे ईजी यही लगने लगेगी आपको। जी हाँ, बिल्कुल, अगर समझ के चलोगे तो सबसे ईजी फिजिक्स लगेगी आपको। क्यों लगेगी? क्योंकि भौतिक विज्ञान हम उस चीज़ का अध्ययन करते हैं, उन मटेरियल का अध्ययन करते हैं जिसको हम एग्जैक्ट देख पाते हैं आंखों से। बड़ी बड़ी जो भारी चीज़ें हैं, हैवी चीज़ें, उनका अध्ययन करते हैं, जैसे कोई मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है। जितनी भी हमारे फिजिक्स में आसपास की चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, छूते हैं, उन सभी की बातें हम यहाँ पर करते हैं। जबकि केमिस्ट्री में आप देखोगे कि आपने जो चीज़ आंखों से कभी देखी नहीं, बस उसी की कल्पना हम करते हैं। इलेक्ट्रॉन देखा है क्या किसी ने? नहीं देखा। प्रोटॉन भी नहीं देखा, परमाणु भी नहीं देखा, ठीक है। बट उसी का अध्ययन हम करते हैं। जबकि यहाँ पर मशीनरी का अध्ययन हम करते हैं जिसको हमने देखा है, ठीक है। तो ईजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी समझोगे ना तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का, यदि बल एवं लंबाई प्रत्येक की मात्रा को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी होगी। हम बल बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो ये आपको जानना चाहिए कि एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऊर्जा के मान में बढ़ोतरी होगी। 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा के, यदि बल एवं लंबाई प्रत्येक की मात्रा को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो ऊर्जा की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। 16 गुना, 8 गुना, 2 गुना, 4 गुना। सो गाइज, जिसका आंसर हो जाएगा 16 गुना, ठीक है। अब ये आपका एनर्जी वाला चैप्टर है, वहाँ पर दिया हुआ है। आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो इजीली आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो तो सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है, परस्पर एक दूसरे के समांतर है, दोनों के मध्य 60 डिग्री का कोण है, दोनों के मध्य 30 डिग्री का कोण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11th NCERT अगर आपने पढ़ी होगी, 11th की बुक आपने पढ़ी होगी तो ईजिली आपको आ जाएगा। और वहाँ पर सदिश अदिश आपने पढ़ा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। कंपटीशन एग्जाम में आपके 11th और 12th से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की, क्या पता सही चला जाए। तो यहाँ पर सो गाइस, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परस्पर एक दूसरे के समांतर, पैरेलल। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक नाभिक का द्रव्यमान m एवं भार संख्या a है तो m-1 कहलाता है। बंधन ऊर्जा, फर्मी ऊर्जा, या फिर द्रव्यमान त्रुटि, या फिर संकुलन अनुपात। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका संकुलन अनुपात। जहाँ पर समझाने वाली बात आएगी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस है। जहाँ पर न्यूमेरिकल आएगा तो हम आपको इजीली समझा देंगे। संकुलन अनुपात हो जाएगा। और वैसे कि क्वेश्चन आपको भी आना चाहिए, क्योंकि आपने 12th पास कर लिया है और बोर्ड का एग्ज़ाम आप दे चुके हो, तो ये क्वेश्चन आपको आने को बनता है। यदि कोई वस्तु नियत गति से वर्तीय मार्ग पर चलती है तो कोई कार्य नहीं हुआ है, वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ है, वस्तु पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, उसका वेग सदैव स्थिर है। इंग्लिश में आप देख सकते हो, इंग्लिश भी यहाँ पर दिया हुआ है। व्हेन ए बॉडी मूव विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलॉन्ग विथ सर्कल, नो वर्क इज डन, नो एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आप देख सकते हो इंग्लिश में भी। यहाँ पर जहाँ पर हिंदी में किसी को दिक्कत है तो इंग्लिश भी यहाँ पर दिया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। देखो, कोई भी वस्तु अगर नियत गति से वर्तीय मार्ग पर चलती है तो सबको पता होगा ये तो कि क्या होगा। जहाँ से स्टार्ट है वहाँ वापस ख़त्म है, तो समझ गए होंगे। बहुत सारों ने तो राइटिंग भी लगा दिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर एंड पॉइंटिंग है, तो कोई कार्य नहीं होता है। इस कंडीशन में याद रखना 0 होता है, ठीक है। जहाँ पर हम स्टार्ट है, घूम फिर के वापस उसी पे आ गए तो नो वर्क डाउन, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है थोड़ा सा। कोई कार्य नहीं हुआ है, नो वर्क डन, ये तो इसका राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 1/FI/E का परिणाम है, इसका परिणाम आपको बताना है, रिजल्ट, मैग्नीट्यूड। सो सिंपल, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है गाइज? यही तो फिल करते हैं हम, ठीक है। यही होता है 9 × 10⁹, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है आपकी नॉलेज के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु
दो समांतर दर्पण के मध्य रखे हुए है तो प्रतिबिंब की संख्या बतानी है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं और चांस है आने का, ठीक है। तो दो एक वस्तु है, कोई भी मोमबत्ती मान सकते हो जी आप, मोमबत्ती है और समांतर दर्पण के मध्य, दो समांतर दर्पण है उनके मध्य रखी हुई है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। सो गाइज अगर ये तो समांतर पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा जाए कि दो दर्पण है और दोनों के बीच कोण बना हुआ है 19 डिग्री का या मान लो 60 डिग्री का बना हुआ है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n = 360 डिग्री अपॉन थीटा -1, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। कोई भी एंगल दे दो, आप वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा आप इजीली बता सकते हो। जैसे मान लो कि 19 डिग्री है तो यहाँ पर 19 डिग्री भर के देख लो, सोल्व कर लो, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बट यहाँ पर ये समांतर है तो समांतर में आप थीटा क्या भरोगे, समांतर है तो सबको पता है कि प्रतिबिंब, आपने कभी आपके कटिंग वटिंग कराई हो बॉयज़ को, ठीक है, कभी बार्बर की दुकान पे तो आपने भी देखा होगा आपके सामने समांतर बैठे रहते हो आप, एक दर्पण आपके आगे होता है एक पीछे होता है और बीच में आप होते हो, तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं वो नॉलेज यहाँ पर आप लगा सकते हो। सो गाइज वो प्रतिबिंब बनते हैं आपके इन्फानाइट, ठीक है, अनंत बनते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इतने सारे बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना अगर समांतर है तो अनंत ही बनेंगे प्रतिबिंब। चलते आगे एक और वो फॉर्मूला याद रखना, ये वाला n = 360 अपॉन थीटा -1। यहाँ पर जो भी दो समांतर दर्पण जितने भी कोण पे रखे होंगे यहाँ मान भर देना, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा कितने बनेंगे। जैसे 19 रख के देखें हम तो 19 का आप निकाल लो कितने बनेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 3 के लगभग आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कौन से आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा काल्पनिक छायाप्रति उसके वास्तविक माप से अधिक होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए वर्टिकल इमेज लार्ज इन साइज ऑब्जेक्टिव। निम्न में से किसके द्वारा काल्पनिक छायाप्रति उसके वास्तविक माप से अधिक होगी। अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाते हैं तो इफ ए बॉडी ब्रिंग अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, इसकी गतिज ऊर्जा घटती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, इसकी गतिज ऊर्जा घटती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। किसी भार द्वारा स्प्रिंग को x तक बढ़ाया जाता है तब स्प्रिंग में संचरित ऊर्जा होगी जहां t स्प्रिंग में तनाव, m के स्प्रिंग नियतांक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपने 11th में पढ़ा भी होगा कि किसी भार द्वारा स्प्रिंग x तक बढ़ाया जाता है तब स्प्रिंग में संचरित ऊर्जा होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग बैठा हो आप, और फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। देखो रटने से काम नहीं चलेगा, आप खुद अगर फॉर्मूला बना लोगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका T2/2K, ठीक है, T2/2K इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। बहुत अच्छा, यदि विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो, इनमें से कोई नहीं। तो किया गया कार्य शून्य कब होता है गाइज, वो होता है तब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो ना, ये कंडीशन हो तो शून्य होता है। विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, ये तब इस कंडीशन में होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कार प्रारंभिक स्थिर अवस्था से त्वरित होकर 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर घंटे की गति प्राप्त कर लेती है तो कार द्वारा किया गया दूरी है। देखो चाल बराबर, आप बचपन से पढ़ते रहो, चाल दूरी है तो निकालो ना, कीजिए दूरी निकालना, रफ पे निकालो या किसी पेज पे निकालो ईमानदारी से। और ये सब 11th, ये क्वेश्चन है ना 11th का है और क्वेश्चन नंबर भी 11th ही है, ठीक है।
एक कार प्रारंभिक स्थिर अवस्था से त्वरित होकर 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर घंटे की गति प्राप्त कर लेती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है कि 20 मीटर, 400 मीटर, 1440 मीटर, 280 मीटर। कर लिया होगा सबने ईमानदारी से। देखो आपकी ईमानदारी आपको आगे ले जाएगी। अगर आप चीटिंग भी कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने आप को बेटर बनाने के लिए तो आपको देखो कमांड तो देनी होगी अपने माइंड को कि ये सोल्व करना है हमें। गलती सही बट ईमानदारी तो ईमानदारी होती है ना। तो आपने कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पदार्थ का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है तो केल्विन स्केल पर यह वृद्धि बराबर होगी। किसके बराबर होगी? 300 केल्विन, 2.46 केल्विन, 27 केल्विन या फिर 7 केल्विन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 27 केल्विन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस। जी हाँ बिल्कुल 27। चलते आगे को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा की एक इकाई है। किलोग्राम, वाट, आंसू शक्ति, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से ऊर्जा की एक इकाई। देखो इकाई यूनिट तो आपसे एक दो क्वेश्चन तो बनते हैं, तो यूनिट तो आप लिख के रख लेना नोटबुक में। किताब आपके पास है, उनमें से सारी यूनिटें आप लिख सकते हो ताकि आप जब भी पेपर देने जाओ उसे 1-2 दिन पहले उनको देख लो या फिर साथ में ले जाओ, ताकि आप जब भी जाओ थोड़ा सा एग्जाम से पहले 1-2 घंटा टाइम मिलता है उस टाइम पे देख लो। ठीक है, और उनको बाहर रख दो, अंदर तो ले जाना नहीं है। ठीक है, एक तो आप अंदर ही ले जाओ, अंदर नहीं ले जाना है, आपको बाहर ही देखना है उनको। निम्नलिखित में से ऊर्जा की एक इकाई है। तो गाइस इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। ये तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, क्योंकि आप में से बहुत सारे होंगे तुक्के लगाने वाले जो हाँ लगा देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलता है कि और बट एग्जामिनर भी माइंडेड होता है, क्वेश्चन ऐसे देता है घुमा फिर आगे। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वीय बल Fg निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है, तभी तो आप कह पाओगे कि इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो एग्जामिनर यही नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको गुरुत्वीय बल के बारे में कितना पता है। तो निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करेगा? द्रव्यमान के योग पर, द्रव्यमान के गुणनफल पर, गुरुत्वीय नियतांक पर, पिंड के मध्य की दूरी पर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई समझने वाली बात नहीं है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी, समझी होगी, सिद्धांत पढ़े होंगे तो आप इसको इजीली कर पाओगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर समझाओ थोड़ा सा। अब समझाने वाली बात क्या है, ये तो आपको थ्योरी तो है, आपने पढ़ी होगी ना, फिजिक्स में थ्योरी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। वो उनके लिए होती है जिनको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है, तो उनके लिए थ्योरी होती है। वो थ्योरी से भी आप पास हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी थ्योरीज आपको दी हुई होती है। सो गाइज आपने चूज कर लिया होगा। किसी ने तो द्रव्यमान के योग पर किया होगा, किसी ने द्रव्यमान के गुणनफल पर किया होगा, किसी ने गुरुत्वीय नियतांक पर, किसी ने पिंड के मध्य की दूरी पे। जो भी किया है एनालिसिस कर लेना, इसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। सो गाइज राइट ऑप्शन है इसका द्रव्यमान के योग पर। ठीक है, द्रव्यमान के योग पर डिपेंड नहीं करती, बाकी द्रव्यमान के गुणनफल पर, गुरुत्वीय नियतांक पर, पिंड के मध्य की दूरी, इन सभी पे तो करती है। तो ये याद रख लेना कि गुरुत्वीय बल इन पे तो करता है, इन पे नहीं करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा द्रव्यमान के योग पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलते आगे की ओर। द्रव्यमान के योग पर डिपेंड नहीं करता गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक न्यू आवर्ती का प्रोटॉन जिसकी दहली आवर्ती न्यू 0 है, धातु की सतह पर आपतित होता है, आय उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। H न्यू माइनस न्यू 0, H न्यू प्लस न्यू 0 या फिर 1/2 H न्यू माइनस न्यू 0, 1/2 H V प्लस न्यू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी कितनी होगी? सो गाइस जिसका राइट ऑप्शन रहेगा आपका H न्यू माइनस न्यू 0। ठीक है, पहला वाला सही है। यदि किसी पदार्थ का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेंटीग्रेड में इसका ताप होगा। बताइए, यदि किसी पदार्थ का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। ये आपको आना चाहिए फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करना। और ये आपका बहुत अच्छा पहले टॉपिक में 11th में सिखाया गया आपको।
कि किसको किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने 105, 32, 140, 60 आपको क्या बताना है, 140 फ़ारेनहाइट को बदलना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो बदलो, पेन चलाओ, ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज बढ़े, ठीक है, ईमानदारी से। और आप बहुत अच्छे प्यारे स्टूडेंट हो, ज़रूर आप कर रहे होंगे, इसको कीजिए। थोड़ा बहुत 5 सेकंड का टाइम हम आपको दे देते हैं। सो गाइज, ये लीजिए आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। ये वाला है फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का, और ये है फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का सेल्सियस में, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, काम में आएंगे आपके, ठीक है। और आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप नहीं कर सकते कि एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है। सिंपल है, आपको ये दोनों याद रखने फॉर्मूले। अगर कोई भी चीज़ आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे दी जाए और फ़ारेनहाइट में पूछे कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो ये फॉर्मूला लगा देना। और कोई भी अगर आपसे पूछे कि इनको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो, तो ये लगा देना, ठीक है। दोनों आपके सामने है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलते अपने वापस टॉपिक पे। सो गाइस, जैसे आप फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करोगे, हमने आपको फॉर्मूले दोनों बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यदि किसी पदार्थ का ताप यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, तो आपको सेंटीग्रेड में बदलना है, सेल्सियस में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखो हमने सोल्व किया तो हमारे 60 डिग्री आया, तो आपके भी ऑलमोस्ट ये आना चाहिए 60 डिग्री, और ईमानदार से करना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी गतिविधि घर्षण पर आधारित नहीं है? लिखना, बोलना, सुनना, चलना। सो गाइज, सुनना। अगला क्वेश्चन, रे के सवेग है, एक अदिश, एक गुवे सदिश, एक अक्षय सदिश, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आपका एक अक्षय सदिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुक्त आकाश में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही अच्छा, कि मुक्त आकाश में निरपेक्ष पारगम्य में है। तो राइट ऑप्शन सीधा सा इसका तो 4, 5 × 10⁻⁻⁷। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा हेतु वर्गमाध्य मूल मान बराबर होगा। देखो, प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है गाइज। शिखर का मान 1/4, शिखर का मान 1/2, शिखर का मान 1/√2 गुना, औसत का मान √2 गुना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा हेतु वर्गमाध्य मूल बराबर होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि शिखर का मान 1/√2 गुना। अगला क्वेश्चन, नाभिक के द्रव्यमान का भार, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस, हमेशा इसके परमाणु भार में कम होता है, हमेशा इसके परमाणु भार से अधिक होता है, कभी कभी परमाणु भार से कम और कभी कभी बराबर, कभी कभी परमाणु भार में अधिक और कभी बराबर होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कभी कभी परमाणु भार से अधिक और कभी कभी बराबर होता है, ठीक है। कभी कभी परमाणु भार से अधिक और कभी कभी बराबर होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे एक और। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, अगर ये भी क्वेश्चन आपको कम लग रहे हो तो एक और चैनल है जीके MCQ MK चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेंज के नियम का परिणाम किसके संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करता है? आवेश, धारा, संवेग, ऊर्जा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेंज का नियम आपने पढ़ा हुआ है 12th फिजिक्स। सो गाइस, लेंज के नियम का परिणाम उसके संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा की, ठीक है, एनर्जी। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन की विवेदन क्षमता निर्भर करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है दूरबीन की विवेदन क्षमता? नेत्रिका, लेंस के पक्ष दूरी पर, वस्तु लेंस की पक्ष दूरी पर, दूरबीन की लंबाई पर, वस्तु लेंस के व्यास पर। किस पे डिपेंड करती है गाइस दूरबीन की विवेदन क्षमता? द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड ऑन, चूज कर लिया हुआ, लेट मी चेक। इसका राइट ऑप्शन है वस्तु लेंस के व्यास पर, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पर डिपेंड करती है वस्तु लेंस के व्यास पर।
अब मानो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको निर्भर वाली चीज़ें सारी दे दी जाएगी और एक निर्भर नहीं वाली दे दी जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि ध्रुवण की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाएगा, क्योंकि एग्जामिनर क्रिएटिविटी करके कुछ ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंडली में वृद्ध चुंबकीय फ्लक्स किसके समानुपाती होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विथ ए कॉइल इन द डायरेक्टली। कुंडली से संबंध, कुंडली वो नहीं है जो आपकी कुंडली होती है। ठीक है, कुंडली देख लो, कॉइल्स की बात हो रही है, कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, फ्लक्स किसके समानुपाती होता है, उनमें प्रारंभिक धारा के, कुंडली की लंबाई के, कुंडली के प्रतिरोधकता के, या फिर सभी पे, ऑल ऑफ दिस। सो राइट क्वेश्चन तो आप चूज कर ही लोगे, बट आपने अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना। लिंक नीचे दिए रखा है हमने हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम का, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत पोस्ट मिल जाए उसकी। किसके समानुपाती होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उसमें प्रारंभिक धारा के। ठीक है, उसमें प्रारंभिक धारा के होता है समानुपाती। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक 220 वोल्ट और 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत में जोड़ा जाए, कुल शक्ति खपत होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। बताओ, ईमानदार से पेन चलाओ थोड़ा सा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल है। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर थोड़ा सा समझा दो ना। ठीक है, समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, समझाना तुम्हारा फर्ज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। हमसे खपत यानी कि कुल शक्ति आपसे पूछी जा रही पावर, तो काफ़ी सारे फॉर्मूले हमने फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। तो चलिए हम आपको एक्सप्लेन कर ही देते हैं, ताकि आपके मन में ये ना रहे कि आपने समझाया नहीं। ठीक है, तो चलिए आपकी डिमांड कर देते हैं पूरी। ये देखो ये किस प्रकार से होगा, पहले तो आप ईमानदार से कर लो, कर लिया होगा आपने। चलो अब हम इसका सॉल्यूशन हम आपको बता देते हैं। सो गाइज, ये लीजिए, हमारा तो एग्ज़ाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। देखो, हम तो पूरा करके देखते, आपको भी थोड़ा सा पेन चलाना चाहिए। ठीक है ना, जब हमारे एग्ज़ाम ही नहीं है फिर भी हम आपके लिए इतना करते। आपके तो खुद के एग्ज़ाम है, तो आपको तो और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। सब कुछ आसान है गाइज, बहुत फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। v/v²/r। ठीक है, और किस प्रकार से आप निकाल सकते हो अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हमारे आंसर है 25 वॉट। कितना, 25 है। देखिए वो सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। v/220 यहाँ पर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, एक ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपको आर निकालता हो, क्योंकि r=v²/p होता है, v²/p। तो v²/p ये बढ़ दिया, तो अपना आर ये आ गया। तो आर का मान इस फॉर्मूले में यहाँ अप्लाई कर दिया, और v² क्या था अपना। ठीक है, v²/r। तो सिंपल है गाइज, तो इसका हमारा 25 हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन 25 वोट। बहुत सिंपल है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान भर देते इसका, v का 110, तो 110 ये स्क्वायर हो गया, और r का मान यहाँ से ले लिया, तो 25 आ जाएगा आपका। सिंपल। सो गाइज, इसका राइट ऑप्शन भी आप देख सकते हो, 25 वोट ही है। सो इस बात पर हो जाए आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।